डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस सुन के ही डर लगता है ना? अच्छा, नहीं लगता? कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद लगने लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज आप लोगों को सही कंसेप्चुअली बताने वाला हूं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, उनके प्रोज, कॉन्स और रिस्क बताने वाला हूं, ताकि आप कंसेप्ट और रिस्क को समझ जाएं और फिर आप डिसाइड कर सकें कि आपको क्या करना है। चलिए, अब हम समझते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या है। लेकिन उसके पहले मुझे आप लोगों से पूछना था, क्या इसके बदले आप मुझे 100 रुपए देंगे? क्या अब इसके बदले आप मुझे 100 रुपए देंगे? शायद हाँ, क्या फर्क पड़ता है? तो इस पर भी 100 रुपए लिखा हुआ है, इस पे भी 100 रुपए लिखा हुआ है, फिर इसकी कीमत कुछ नहीं और इसके बदले आप मुझे 100 रुपए देंगे। ऐसा क्यों? और आखिर इसकी कीमत 100 रुपए क्यों है? क्या इसको बनाने में 100 रुपए लगते हैं? क्या इसमें चांदी का लेप लगा हुआ है? क्यों है इसकी कीमत 100 रुपए? वो इसलिए कि इस पे आरबीआई के गवर्नर ने साइन किया हुआ है कि इसके बदले मुझे 100 रुपए की वैल्यू मिलेगी। तो क्योंकि एक बड़ी अथॉरिटी ने इस पे साइन किया हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू है। अगर इस कागज पे भी आरबीआई के गवर्नर या ऐसा कोई बड़ा आदमी साइन कर दे तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी। यानी इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू डिराइव हो रही है इस सिग्नेचर से। अब मैं ये सब क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि अभी अभी हमने जान लिया कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जिसकी वैल्यू डिराइव हो रही है किसी और चीज से, जो इस केस में है गवर्नर का सिग्नेचर। इनफैक्ट जरा सोचिए, कॉइन में इस तरीके का आरबीआई गवर्नर का साइन क्यों नहीं होता? क्योंकि कॉइन्स की काफी कुछ अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इसलिए कई बार हम न्यूज में पढ़ते हैं कि कई लोग इलीगली कॉइन्स को मेल्ट करके मेटल बेच के पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि कई बार 1 रुपए के सिक्का 1 रुपए के मेटल से बन जाता है, तो अगर उसको मेल्ट कर दो तो भी आपको कीमत मिल जाती है। इसीलिए जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, रुपए की कीमत घटती है, सरकार सिक्कों को और पतला और छोटा करती जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि 1 रुपए के सिक्के की बनाने की कॉस्ट 1.5 रुपए हो जाए, जिससे लोग मेल्ट कर करके पैसा कमाएं। तो सिक्कों की काफी कुछ खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, लेकिन नोट अपनी वैल्यू डिराइव करता है किसी और चीज से। तो जो इंस्ट्रूमेंट की खुद की वैल्यू ना हो और वो अपनी वैल्यू डिराइव करे किसी और अंडरलाइंग एसेट या किसी अंडरलाइंग चीज से, उसे कहते हैं डेरिवेटिव्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक लॉकर की चाबी है और उस लॉकर के अंदर कुछ भी नहीं है, वो लॉकर खाली है। तो उस लॉकर की चाबी की कीमत क्या है? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन अगर उसी लॉकर के अंदर 1 लाख रुपए हैं और जिसके पास वो चाबी है वो लॉकर उसका, ऐसा मान लेते हैं, तब उस लॉकर की चाबी की कीमत क्या हुई? 1 लाख रुपए। क्योंकि आपके पास वो चाबी है तो उस तिजोरी के अंदर के लाख रुपए आपके। तो ऐसे लॉकर के लिए आप 1 लाख रुपए तक देने को, 1 लाख रुपए से कुछ कम देने को रेडी हो जाएंगे। तो उस चाबी की कीमत आ रही है उस लॉकर में रखे हुए चीज के हिसाब से। यानी वो चाबी डेरिवेटिव है और उसका अंडरलाइंग एसेट है वो लॉकर में रखी हुई चीजें। तो अभी अभी इतने सिंपल एग्जाम्पल के साथ हमने जान लिया कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, उनमें क्या रिस्क है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। और मेरा भी ये मानना है कि कम से कम अगर आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं तो आपको हर चीज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप सही गलत का फैसला कर सकें, आप फैसला कर सकें कि आपको क्या करना है। और इसीलिए मैं अब ये नई सीरीज लेके आया हूं मार्केट कॉन्सेप्ट्स की, जहां अगले कुछ दिनों तक मैं आपको बताऊंगा डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ऑप्शंस, फ्यूचर्स क्या होते हैं, करेंसी, कमोडिटी, इंट्राडे क्या होता है, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। तो अब आज से शुरू हो रही है मार्केट कॉन्सेप्ट्स की ये नई सीरीज। तो अब बात करते हैं कि डेरिवेटिव्स कितने तरीके के होते हैं। मेनली 4 तरीके के होते हैं: फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। अब आज के हम वीडियो में फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स डिस्कस करने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स लगभग सेम है, तो आपने एक समझ लिया, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये फॉरवर्ड्स क्या होते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। और ऐसा बिल्कुल चाणक्य के समय होता भी था, जैसा मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ। मान लीजिए एक किसान है, उसको आज उसके आलू बिकने को रेडी हैं 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, और वो चाहता है कि हाँ मुझे 2 रुपए मिल जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले साल फसल ज़्यादा हो गई थी आलू की, तो उसको 1.5 रुपए के हिसाब से ही आलू बेचने पड़े थे, जिसके कारण उसको नुकसान हुआ था। तो अभी आलू की कीमत 2 रुपए किलो चल रही है, वो चाहे तो बेच सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, उसकी फसल अभी रेडी नहीं है। फसल रेडी होगी उसके 2 महीने बाद। अब किसान को ये चिंता सता रही है कि पता नहीं 2 महीने बाद आलू का भाव क्या रहे। आज तो 2 रुपए है, लेकिन मेरी फसल ही रेडी नहीं है।
ऐसे में अगर उसको कोई ऐसा बायर मिल जाए जो उससे कहे कि आज हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि जब भी 2 महीने बाद तेरी फसल रेडी होगी तो बाजार में उस समय आलू का भाव कुछ भी हो, तू मुझे अपने आलू 2 रुपए किलो के हिसाब से बेच देना, चाहे उस समय भाव कोई भी हो। तो अब किसान के लिए ये क्यों अच्छा है? किसान को डर है कि 2 महीने बाद कहीं अगर भाव 1.5 रुपये हो गया तो उसे 1.5 रुपये मिलेंगे 2 महीने बाद। ऐसे में किसान के लिए ये अच्छा है कि आज ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले कि 2 महीने बाद आलू की कीमत चाहे 1 रुपये हो चाहे 3 रुपये, वो 2 रुपये पे अपने आलू बेचेगा। तो उसको पता है कि उसकी मिनिमम वायबिलिटी आ जाएगी। वहीं जो दूसरा है जो खरीदारी कर रहा है, हो सकता है वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो चिप्स बनाती है और 2 साल पहले जब बारिश के कारण आलू की फसल खराब हो गई थी तो उस मल्टीनेशनल कंपनी को आलू 2.5-3 रुपए किलो में खरीदने पड़े थे, जिसके कारण उनकी चिप्स बनाने की लागत बढ़ गई थी। तो वो भी ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि कहीं इस बार भी बारिश ज़्यादा हो जाए, फसल खराब हो जाए तो आलू महंगे ना हो जाए, तो हम आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि 2 रुपए किलो पे हमको 2 महीने बाद आलू मिलेगा। तो ये दोनों के लिए विन विन हो गया। और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन आज हो रहा है लेकिन इसमें सामान डिलीवर शर्त पूरी 2 महीने बाद होगी, आगे जाके होगी, इसीलिए इसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब ये एग्जांपल से मैं उम्मीद करता हूं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स की, जिसको आप सच में स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। फॉरवर्ड थोड़ा ओवर द काउंटर या फिजिकल ट्रेड के लिए यूज होता है, तो घर बैठे ऐप से आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते, इसलिए ये उतना यूजफुल नहीं है। लेकिन फ्यूचर्स में आप सच में ट्रेड कर सकते हैं। तो अब ये फ्यूचर्स क्या होता है? सिंपल है, जैसे आपने देखा कि फॉरवर्ड में एक किसान है और एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये आपस में लेना देना कर रहे हैं। तो इमेजिन करिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसने आलू तो ले लिए लेकिन पैसा देने में आनाकानी कर रही है। तो अब किसान कहाँ दर दर भटकेगा, अदालतों के चक्कर लगाएगा उस मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा वसूल करने के लिए। तो ये रिस्की है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो बिल्कुल फॉरवर्ड की तरह ही होता है, लेकिन उसमें एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होती है जो ये ध्यान रखती है कि माल देने वाला माल दे और पैसे भेजने वाला पैसे को भेजे। जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज ये काम करता है। अगर आपने कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा तो आपको उस सामान की डिलीवरी हो, ये भी शेयर बाजार की जिम्मेदारी, स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी, और बेचने वाले को पैसे मिले, ये भी शेयर बाजार की जिम्मेदारी। अगर आपको आपके पैसे ना मिले तो आपको बायर को ढूंढने नहीं जाना, शेयर बाजार उस पर पेनल्टी लगाएगा, स्टॉक एक्सचेंज से भी उसके खिलाफ एक्शन लेगा, लेकिन आपको आपके पैसे मिलेंगे। तो एक एंटिटी है इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जो आपके इंटरेस्ट को सिक्योर रखती है। जब वो फैक्टर आ जाता है तो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जिसमें इंटरेस्ट सिक्योर्ड है। अभी भी मैं जानता हूं कि बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में ये कैसे काम करता है, इसका क्या यूज़ है, इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, वो आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। तो चलिए, अब ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई। अब हम समझते हैं कि शेयर बाजार में फ्यूचर्स कैसे काम करते हैं और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं। तो सबसे पहले अब हम फ्यूचर्स को एक आसान एग्जाम्पल से समझ लेते हैं प्रैक्टिकली। तो मान लीजिए एक ज़मीन है जो 1 लाख रुपए की है। अब उस ज़मीन की शर्त ये है कि वो ज़मीन उसे मिलेगी जिसके पास ये टोकन होगा। जिसके पास ये टोकन है उसको वो ज़मीन मुफ्त में मिल जाएगी। तो अब इस टोकन की अगर अपने आप में कीमत देखें तो एक प्लास्टिक का टुकड़ा है जो शायद 1 रुपए का भी नहीं है, लेकिन क्योंकि जिसके पास ये है उसको ज़मीन फ्री में मिल जाएगी 1 लाख रुपए की, तो ऐसे में इस टोकन ने अपनी कीमत डिराइव कर ली ज़मीन के टुकड़े से और इसकी कीमत भी 1 लाख रुपए के आसपास हो गई। तो सोचिए, अगर इस टोकन के साथ शर्त है कि जिसके पास ये टोकन है उसको 2 महीने बाद ज़मीन मिल जाएगी, तो ये टोकन हो गया फ्यूचर। किस चीज़ का फ्यूचर? उस ज़मीन का फ्यूचर, क्योंकि ये टोकन आपको फ्यूचर में 2 महीने बाद वो ज़मीन दिलाएगा, इसलिए ये ज़मीन का फ्यूचर टोकन हो गया। और अब क्योंकि जिसके पास ये टोकन है उसको ज़मीन मिलेगी, तो आप चाहें तो ये टोकन किसी को बेच भी तो सकते हैं ना। अब इसकी कीमत 1 लाख रुपए है तो कोई इसके 80,000 90,000 रुपए तो दे ही देगा, तो इसको हम ट्रेड भी कर सकते हैं। अब बिल्कुल यही होने वाला है। हम ज़मीन को, जो 1 लाख रुपए की ज़मीन थी, उसको रिप्लेस कर देते हैं 60,000 रुपीज़ के MRF के शेयर के साथ, और ये टोकन है MRF का फ्यूचर। अब जिसके पास ये टोकन है उसे 2 महीने बाद MRF का शेयर मिल जाएगा जिसकी आज कीमत 60,000 रुपए है, 60,000। तो इस टोकन के लिए भी कोई 40,000 रुपए या 50,000 रुपए तो दे देगा ना, क्योंकि जिसके पास ये है उसको फ्री में 2 महीने बाद MRF का शेयर मिलने वाला है।
तो इस टोकन की कीमत भी कम से कम 40-50 हज़ार रुपये तो हो गई। तो यही टोकन है MRF का फ्यूचर, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में 2 महीने बाद MRF का शेयर मिलने वाला है। यही होता है फ्यूचर्स। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि शेयर बाजार में 3 तरह के टोकन अवेलेबल होते हैं। एक नियर मंथ टोकन, एक नेक्स्ट मंथ टोकन, एक फार मंथ टोकन। यानी एक ऐसा टोकन है जिससे आपको अगले महीने शेयर मिल जाएगा 1 महीने बाद, एक ऐसा टोकन है जिससे आपको 2 महीने बाद शेयर मिलेगा, और एक ऐसा टोकन है जिससे आपको 3 महीने बाद शेयर मिलेगा। तो ये हर कंपनी के ये 3 तरह के फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आपको क्या लगता है 1 महीने बाद शेयर का दाम बढ़ेगा, 2 महीने बाद बढ़ेगा या 3 महीने बाद बढ़ेगा। इसलिए ये 3 ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसका यूज कि लोग इसे क्यों खरीदेंगे। देखिए, अगर आज MRF के शेयर का दाम 60,000 रुपीज है और आपको लगता है कि 2 महीने बाद इसका दाम बढ़ के 80,000 रुपए होने वाला है, तो ऐसे में अगर मैं ये टोकन आपको आज 65,000 रुपए में दे दूं 65,000 में, और ये 2 महीने बाद आपको लग रहा है कि इसकी वैल्यू 80,000 होने वाली है, तो क्या आज आप मुझसे ये टोकन लेंगे? क्यों नहीं? आज आपको ये टोकन 65,000 में मिल रहा है, 2 महीने बाद आपको लगता है कि इसकी वैल्यू 80,000 हो जाएगी, जो शेयर आपको मिलेगा उसकी, तो आज आप ये टोकन मुझसे 65,000 में खरीदिए। 2 महीने बाद अगर आपने इसको अपने पास रखा तो आपको शेयर तो फ्री में मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू आपकी उम्मीद के हिसाब से 80,000 होने वाली है। तो तब आपको जब वो शेयर मिले, आप उसे मार्केट में बेचें तो आपको 80,000 रुपीज़ मिल जाएंगे, और आपने इस टोकन को खरीदा था 65,000 में, यानी 2 महीने में आपका 15,000 का फायदा हो गया। तो इसी लालच में लोग इस टोकन को खरीदते हैं। अब उल्टा होगा तो जान लीजिए क्या होगा। आपने इस टोकन को 65,000 में खरीद लिया इस उम्मीद में कि शेयर 80,000 का होने वाला है, लेकिन 2 महीने बाद शेयर गिर के हो गया 50,000 का। आपने इसको खरीदा था 65,000 में और आपको शेयर मिला जिसकी उस समय कीमत 50,000 है, तो आपको 15,000 रुपए का लॉस हो गया अगर आप उस शेयर को बेचते हैं तो ऐसे में फ्यूचर्स में लॉस प्रॉफिट दोनों तरह की चीज़ें हो सकती है, जैसे किसी भी कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में होती है। अब ये था केस 1 कि जब आपने इस टोकन को खरीद के अपने पास ही रखा 2 महीने बाद तक, तो आपको शेयर की डिलीवरी मिल जाएगी। ये कब हुआ? जब आपने इस टोकन को अपने पास ही रखा। अब इसमें एक और केस आता है, लेकिन अभी आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि फिर मैं ये टोकन क्यों खरीदूंगा 65,000 में, जिसमें मेरे को 2 महीने बाद शेयर मिले। अगर मेरे को MRF का शेयर आज पसंद आ रहा है तो मैं ये टोकन खरीदने के बजाय 65,000 में शेयर ही क्यों ना खरीद लूँ? तो इसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन उसके पहले हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने एक केस डिस्कस किया जिसमें इस टोकन को आपने अपने पास ही रखा और 2 महीने बाद यानी एक्सपायरी तक, एक्सपायरी मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। जैसे अगर इस टोकन के पीछे ये है कि 2 महीने बाद 1 मार्च को आपने ये लिया और इसमें लिखा है कि 1 मई को आपको शेयर मिल जाएगा, तो एक्सपायरी यानी जब आपको शेयर्स की डिलीवरी मिलने वाली हो, वो इसकी एक्सपायरी है। तो अगर आपने एक्सपायरी तक रखा तो आपको शेयर मिल जाएगा। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं, जब आपने एक्सपायरी तक नहीं रखा। मान लीजिए कि MRF का शेयर आज 60,000 रुपए का है, उसका ये टोकन आपने 65,000 में खरीदा, जिसमें 2 महीने बाद आपको शेयर मिलने वाला है। अब 15 दिन बाद ही MRF का शेयर बढ़ के 1 लाख रुपए का हो गया। शेयर ने बहुत अच्छी छलांग लगाई। ऐसे में इस टोकन की कीमत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस टोकन से आपको फ्री में MRF का शेयर मिलने वाला है, जिसकी पहले कीमत 60,000 थी, तो इस टोकन की कीमत कम थी। अब अगर MRF के शेयर की कीमत 60,000 से 1 लाख हो गई, तो जिस टोकन के साथ वो शेयर फ्री मिलना है उस टोकन की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो इसकी कीमत मान लेते हैं कि 90,000 हो गई। 15 दिन बाद ही आपने 1 मार्च को टोकन खरीदा था, इसकी 1 मई को एक्सपायरी है, लेकिन 15 मार्च को ही इस टोकन की कीमत 90,000 हो गई, क्योंकि शेयर की कीमत 1 लाख हो गई। तो अब आपको डर लग रहा है कि यार मेरे को तो अभी 45 दिन हैं जब मेरे को शेयर मिलेगा, तब तक शेयर का दाम गिर गया तो। आज 1 लाख रुपए है, इस टोकन की कीमत जिसको मैंने 65,000 में खरीदा है, उसी की कीमत आज 90,000 हो गई है। मेरे को तो ये टोकन बेच के निकल जाना है, मेरे को नहीं रुकना 1.5 महीने बाद शेयर लेने के लिए। मेरे को 90,000 मिल जाए मेरे लिए बहुत है। तो आप शेयर मार्केट पे जाके इस टोकन को बेच सकते हैं, और सामने वाला इस टोकन को क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसको दिख रहा है कि शेयर की वैल्यू है 1 लाख और मेरे को ये टोकन मिल रहा है 90,000 में, और पिछले 15 दिनों में MRF का शेयर इतना ज़्यादा बढ़ा है, 40,000 बढ़ गया है,
हो सकता है आगे और बढ़ जाए। तो उसको क्या उम्मीद है? उसको उम्मीद है कि और 45 डेज जो बचे हैं उसमें ये शेयर 1 लाख से बढ़ के 1,25,000 हो जाएगा। ऐसे में उसको टोकन मिल रहा है 90,000 में और उसको उम्मीद है कि शेयर हो जाएगा 1,20,000, तो उसका तो 30,000 का फायदा हो जाएगा जब उसको शेयर मिलेगा। इसीलिए वो इस टोकन को लेने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग F&O में 99% लोग एक्सपायरी तक रुकते नहीं हैं, वो इस टोकन को ही बेचते रहते हैं, आपस में टोकन ही बाय सेल करते रहते हैं, क्योंकि टोकन की कीमत ही हर रोज़ ऊपर नीचे होती है। और इसी को हम कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसमें आप उस शेयर के टोकन को या फ्यूचर को बाय सेल कर रहे हैं। अब जो बहुत वैलिड सवाल है आपके दिमाग में भी आना ही चाहिए कि अगर मुझे लगता है कि आज MRF का शेयर 60,000 का है और 2 महीने बाद वो 80,000 होने वाला है, तो मैं 60,000 में शेयर ही क्यों नहीं खरीद लेता आज ही, अगर वो 2 महीने बाद बढ़ जाएगा तो मैं 65,000 में 5,000 एक्स्ट्रा देके वो टोकन क्यों खरीद रहा हूँ जिससे मुझे 2 महीने बाद शेयर मिलेगा। मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं आज शेयर खरीद लूँ, 2 महीने बाद बेच दूँ, मेरा 20,000 का फायदा हो गया। बहुत वैलिड सवाल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं। और सेकेंडली इसमें एक्स्ट्रा रिस्की क्या है, इसमें मैं क्यों बोलता हूँ कि F&O फ्यूचर्स बहुत रिस्की होते हैं। और हाँ, आपको एक ये चीज़ भी बता दूँ कि जितना लोग एक्चुअल शेयर्स को खरीदते हैं किसी भी कंपनी का हो, उससे कई गुना ज़्यादा, 10 गुना 20 गुना ज़्यादा लोग फ्यूचर्स को खरीदते हैं उन शेयर्स के। तो शेयर्स से ज़्यादा लोग फ्यूचर्स को खरीदते हैं। ऐसा क्यों होता है? डायरेक्टली शेयर्स क्यों नहीं ले लेते? और फ्यूचर्स लेने में क्या रिस्क है? अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क है तो फिर लोग ज़्यादा इसी को क्यों खरीदते हैं? ये 2 मेन सवाल हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए इसका एक अलग वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग किसी शेयर का फ्यूचर क्यों खरीदते हैं, शेयर क्यों नहीं खरीदते, और ये क्यों एक्स्ट्रा रिस्की है, और कैसे आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आपको करनी है तो। ये सारे ज़रूरी सवाल अगले वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को भी, ताकि जब भी अगला वीडियो मैं अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये जब आप दोनों वीडियोस देख लेंगे तब आप फ्यूचर्स को पूरी तरीके से समझ लेंगे, इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अगर फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स और फॉरवर्ड्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं अपनी इस मार्केट कंसेप्ट वाली सीरीज़ में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करूँ ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।